हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज हम अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। जो हमारे अभी तक 20 लेक्चर हो चुके हैं उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एक बार ज़रा उसको देख लेते हैं, और फिर आज हम मीटर ब्रिज वाला इंस्ट्रूमेंट जो होगा ना उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या था, हम क्या क्या अभी तक 20 लेक्चर में कवर कर चुके। देखो, सिलेबस का ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू था। इस सिलेबस के अंदर ये वाला जो सारा सेक्शन था हम लोगों ने ये पूरा का पूरा सेक्शन पढ़ लिया। इसमें रजिस्टर, आपका रजिस्टिविटी, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, ओम्स लॉ, सारी बातें आप देख सकते हो। सारे टॉपिक मैंने आपको ये वाले करा दिए। उसके बाद हमारे सेल वाली स्टोरी चल रही थी। हम लोगों ने सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आपने टर्मिनल वोल्टेज बोला था, और इसके अलावा ईएमएफ ऑफ सेल वाली बात हम लोगों ने पढ़ ली। कॉम्बिनेशन सेल के पढ़े थे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन आप लोगों को पढ़ाए थे। उससे पहले मैं आप लोगों को किरचॉफ लॉ पढ़ा चुका हूँ, और उसके जितने भी सिंपल सर्किट्स है उनको मैंने सॉल्व किया था। तो किरचॉफ लॉ की कहानी हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो यहाँ तक ओवरऑल हम लोग अभी तक अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं। ये सब हो चुका है और ये सारा पोर्शन हो चुका। अब जो बचा है उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास अभी हमारा एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है हम लोगों को। आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। व्हीटस्टोन ब्रिज को यहाँ पे प्रूव करेंगे, उसकी बैलेंस कंडीशन को थोड़ा सा इन डिटेल में जानेंगे कि होता क्या है ये। और व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमारा मीटर ब्रिज है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज ना तो एक कॉन्सेप्ट है ना, एक प्रिंसिपल है। उसके ऊपर बेस्ड मीटर ब्रिज नाम का इंस्ट्रूमेंट हम लैब में यूज़ करते हैं। तो मीटर ब्रिज को जानेंगे क्या होता है। उसके बाद हमारे पास अगला इंस्ट्रूमेंट जो आएगा वो पोटेंशियोमीटर आएगा। पोटेंशियोमीटर के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ना है। तो ओवरऑल मान के चलो कि 2 इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इस चैप्टर के हम लोगों के सिलेबस में हैं, और इन दोनों में से ज़रूर हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। या तो किसी साल मीटर ब्रिज में से आ जाएगा, या बल्कि ऐसा भी होता है कि 3 सेट बनते हैं जैसे, तो किसी एक सेट में मीटर ब्रिज से पूछ लिया, बाकी 2 सेट में पोटेंशियोमीटर से पूछ लिया, या 2 सेट में मीटर ब्रिज से पूछ लिया, 1 सेट में पोटेंशियोमीटर से पूछ लिया। आता ज़रूर है इनसे कुछ ना कुछ, और बहुत अच्छे से इनके बारे में आप जान लेना, ठीक है। अच्छा, अब उससे पहले एक क्वेश्चन हमारे सेल वाले पार्ट का एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि ऐसा भी जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, तो इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुन लो क्या बोला है यहाँ पे। एक कार बैटरी हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। कार के अंदर जो बैटरी डलती है वो 12 वोल्ट की होती है। अब 12 वोल्ट तो हम लोग अगर 8 सेल्स लें 1.5 वोल्ट के, घर में जो सेल आते हैं ना ऐसे वाले जो सेल होते हैं, ये वाले सेल अगर हम लोग 1.5 वोल्ट के सेल जो आते हैं ऐसे से अगर 8 सेल सीरीज़ में लगा दें तब भी हमारे पास 12 वोल्ट हो जाएगा। भाई मल्टीप्लाई कर लो 1.5 की अब लोग 8 से, तब भी 12 वोल्ट मिल जाएगा। तो क्यों हम लोग बैटरी लगाते हैं ऐसे 1.5 वोल्ट के 8 सेल खरीद के ले आओ मार्केट से, ये तो बहुत सस्ते पड़ जाएंगे। मैक्सिमम 10 से 15 रुपये का आपका एक सेल आ जाएगा। तो ऐसे 8 सेल लेके आओ, उनको जोड़ दो सीरीज़ में, आपको 12 वोल्ट मिल जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं करते, एक बैटरी सिंगल बैटरी क्यों लगाते हैं? तो इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि भाई आप 1.5 वोल्ट के 8 सेल को जब सीरीज़ में ऐड कर रहे हो तो उसके साथ साथ वहाँ पे उनको ऐड करने से उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा। सीरीज़ में अगर ईएमएफ ज़्यादा मिलता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो बढ़ जाता है, और जब इंटरनल रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा हो जाएगा पूरे सिस्टम का, तो आपको आउटपुट में कभी भी 12 वोल्ट नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह से कम करंट फ्लो होगी सर्किट में और आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। जबकि अगर एक सिंगल बैटरी लगा रहे हो 12 वोल्ट की तो उसका ईएमएफ बहुत कम होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से एक अच्छी खासी करंट प्रोवाइड कराती है और आपकी कार आराम से स्टार्ट हो जाएगी। तो यही बेसिक सा रीज़न था कि 8 सेल्स अरेंजमेंट कैन नॉट प्रोवाइड द हाई करंट नीडेड टू स्टार्ट द कार इंजन। क्यों 8 सेल्स क्यों प्रोवाइड नहीं करा पा रहे उतना करंट? ड्यू टू द हाई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो आपका पास सेल का कॉम्बिनेशन होगा वहाँ पे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा उन 8 सेल्स का, जिसकी वजह से सफिशिएंट करंट प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। जबकि अगर एक सिंगल बैटरी यूज़ करें 12 वोल्ट की, जो कि हम करते हैं, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस बस 0.5 ओम के आसपास ही होता है, तो अच्छी खासी सफिशिएंट करंट मिल जाती है और गाड़ी आपकी स्टार्ट हो पाती है। तो इसलिए 1.5 वोल्ट के 8 सेल यूज़ करके भी हमारे पास 12 वोल्ट मिल रहा है, और 12 वोल्ट की सिंगल बैटरी भी यूज़ कर पा रहे हैं, यहाँ से भी सिंगल हमारे पास 12 वोल्ट मिलेगा। तो कौन सा बेटर ऑप्शन है? तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला ऑप्शन हमेशा सूटेबल होगा। इसको यूज़ करने से आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती। नहीं तो सब लोग 1.5 वोल्ट की 8 सेल खरीदते और उनको लगा देते अपनी गाड़ी के अंदर, चल जाती गाड़ी, नहीं चल सकती उससे, इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलो अब ये जो इंस्ट्रूमेंट की बात हम आज करने वाले हैं, आपको जो स्पायरल वाली नोटबुक मिली है उस स्पायरल वाली नोटबुक को खोल के देखना। स्टार्टिंग में तो 3 जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस दे रखे हैं, और उसके बाद ये आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के कुछ पेजेस मैंने वहाँ पे इंसर्ट किए हुए हैं। आपके सिलेबस में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं फर्स्ट बुक के अंदर,
फर्स्ट बुक के सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ आपके वहाँ पे नज़र आएंगे, इस तरह का टेबल ऑफ कंटेंट नज़र आएगा। मतलब इसमें से काफ़ी सारा सेक्शन आपको वहीं से पढ़ना है, उसी नोटबुक में से, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट एक्स्ट्रा अगर कोई डायग्राम होगा, मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा इंपॉर्टेंट, आप वो नोट कर सकते हो जो उसमें प्रेजेंट नहीं है। बाकी आपको थ्योरी वाला पोर्शन कुछ भी जो उसमें प्रेजेंट है वो आपको वहीं से पढ़ना है, सारा कुछ मैं आपको दिखा दूंगा। आपको इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट मिलेगा। ये 3 चीज़ें तो आपकी इसी चैप्टर में आ जाएंगी, व्हीटस्टोन ब्रिज भी, मीटर ब्रिज भी और पोटेंशियोमीटर भी इसी चैप्टर के साथ खत्म हो जाएंगी। फिर साइक्लोट्रॉन और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे पढ़ाए जाएंगे आप लोगों को। ट्रांसफार्मर की जब बात आएगी तो ट्रांसफार्मर आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, EMI के अंदर, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड डिवाइस होती है। तो ट्रांसफार्मर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, AC जनरेटर भी पढ़ना है हमारे सिलेबस में है, तो इसको हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के नाम से एक चैप्टर आएगा इसी बुक के अंदर, उस चैप्टर के अंदर हम लोग इसको कवर करेंगे। तो इनके बारे में जितना भी थ्योरी कंटेंट है ना, ऑलमोस्ट मैंने सारा एक जगह पे अरेंज किया हुआ है, सो दैट आपको ज़्यादा कहानी ना लिखनी पड़े और हम मेनली फोकस करें इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पे, या इनके जो मेन डायग्राम्स है। डायग्राम्स तो बनाने ही हैं, आपको सबके डायग्राम बनाने आने चाहिए इन सब में से, इसलिए आप डायग्राम तो बाय हैंड अपनी नोटबुक में बनाओगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी से कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर बात करें, इसको हम लोग रेजिस्टेंस ब्रिज भी बोलते हैं। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, एक तरह का ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी हेल्प से, जिसके कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यानी ये एक तरह का एक अरेंजमेंट है ना। ये कोई मतलब ऐसे नहीं है कि आपका ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एक तरह का अरेंजमेंट है, एक तरह का कॉन्सेप्ट है जिसको यूज़ किया जाता है मीटर ब्रिज के अंदर, और अपने अननोन रेजिस्टेंस को हम इससे मेजर कर पाते हैं। इस व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को किस तरह से समझा जा सकता है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपके पास इस तरह से 4 रजिस्टर इस तरह से डायगनली, मतलब एक पैरेललोग्राम की तरह लगे हुए हों, इनमें से तुम्हें क्या करना है, 4 एंड पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4। मान लो A और B मैंने इनका नाम दिया, तो सपोज़ A और B पे तो आप लगा दो बैटरी ले जाके, आपने A और B पे तो एक बैटरी लगा दी, और ये जो C और D वाले पॉइंट है, आप इन दोनों पॉइंट पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर ये वाले रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो बराबर आएगा, तो उस सिचुएशन में जो ये ब्रिज बना हुआ है C और D के बीच में, ये ब्रिज ही तो बोलूँगा इसको, इसलिए नाम व्हीटस्टोन ब्रिज पड़ा है। तो ये जो ब्रिज पड़ा है, इस ब्रिज के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, यानी गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। कब? अगर ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये होगा तो इस कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन हम लोग मीटर ब्रिज में प्रैक्टिकली करते हैं। तो ब्रिज तो समझ में आ गया क्यों बोला, क्योंकि ये 2 ऐसे पॉइंट को कनेक्ट करता है जो बैलेंसिंग कंडीशन में 0 पोटेंशियल पे होते हैं। इन दोनों का 0 पोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल पे होते हैं, 0 तो नहीं बोलोगे। तो C वाले पॉइंट का पोटेंशियल D वाले पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होता है, जिसकी वजह से इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होती अगर बैलेंसिंग कंडीशन में बात करें तो। इसको सबसे पहले इन्वेंट किया था सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने, हल्का सा ध्यान रखना, इसको इन्वेंट किया था 1833 में, और बाद में इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा वर्क करा सर चार्ल्स व्हीटस्टोन नाम के पर्सन ने। इन्होंने 1843 में इस पर काफ़ी सारी थ्योरीज दी थी, इसलिए इन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया, इस कॉन्सेप्ट का नाम, इस तरह के अरेंजमेंट का नाम व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है बच्चों, ये चार्ल्स व्हीटस्टोन कर क्या रहे थे? उस टाइम में टेलीग्राफी बहुत यूज़ होती थी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे बात करना ना, चीज़ों को ट्रांसमिट करना, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। तो टेलीग्राफी के लिए जो केबल वायर यूज़ किए जाते थे, ये उसका रेजिस्टेंस निकाला करते थे इस व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन करके। इसलिए इन्होंने इस पर काफ़ी वर्क किया, इसको काफ़ी इंप्रूव किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से इसको आज भी जानते हैं। भी भले ही आज के टाइम पे काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुके हैं, बहुत कुछ हमारे पास टेक्नोलॉजी आज हाई हो चुकी है, बट स्टिल इवन टुडे द व्हीटस्टोन ब्रिज रिमेन्स एन ऑथेंटिक वे टू मेजर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आज भी किसी वायर का, किसी कॉइल का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है बच्चों, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपको मिली ओम यानी बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कैलकुलेट करके दे सकता है। तो एक ऑथेंटिक तरीका है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंसिंग प्रिंसिपल है वो आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग मीटर ब्रिज में आज भी यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ये सारी थ्योरी तुम्हें एज इट इज़ मिल जाएगी तुम्हारे नोट्स में, कुछ भी नोट नहीं करना है, फोकस कीजिए चीज़ों को समझने में।
अब ये गैल्वेनोमीटर आर्म और बैटरी आर्म का क्या चक्कर है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। देखो ये डायग्राम ऐसी अरेंजमेंट होता है। तो हमारे पास जो ये ए और सी दो टर्मिनल हैं, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में मैंने बैटरी लगाई हुई है, इसलिए इसको मैं बैटरी आर्म बोलूँगा। ये वाली कौन सी आर्म है, बैटरी आर्म हो गई। बी और डी के बीच में मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, इसको मैं गैल्वेनोमीटर आर्म बोलूँगा। जब बैलेंसिंग कंडीशन होगी, बैलेंसिंग कंडीशन मतलब ये वाली, जब भाई कैसे देखो, इसको दो तरीके से देख सकते हैं, या तो इन दोनों का रेशो P/Q इज इक्वल टू R/S, चाहे तो ऐसे देख लो हॉरिजॉन्टली, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे देख लो, या फिर ऐसे देख लीजिए कि सर P/R और Q/S एक ही बात है। क्यों, आप इस वाली कंडीशन से आप R को इधर ले आओ, P/R इज इक्वल टू Q/X ऐसे भी तो ला सकते हो। तो आप चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ये दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट हैं। तो सर या तो ऐसे कर लीजिए कि आप रो वाइज चल लीजिए कि P/Q R/S, यानी ऐसे रो वाइज चल लीजिए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप ऐसे कॉलम वाइज चल लीजिए P/R Q/S, मतलब इस तरह से वर्टिकली चल लीजिए, तब भी बात वही की वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इस तरह से रेजिस्टेंसेस का रेशो इक्वल आता है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर आर्म के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, यानी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो होगी वो ज़ीरो होगी, इसकी सुई ज़ीरो पे होगी। यानी अगर इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो कॉन्सेप्चुअली मैं एक बात बोल सकता हूँ कि सर जो पोटेंशियल पॉइंट बी का होगा वही पोटेंशियल किसका होगा, पॉइंट डी का होगा। ये बी और डी वाले पॉइंट सेम पोटेंशियल पे रहे होंगे, क्योंकि जब दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं, ये भी 10 वोल्ट पे है, सपोज ये भी 10 वोल्ट पे है, तो उस सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया तो इनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो सकती। समझ में आती है बच्चों बात, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग कंडीशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, और इस सिचुएशन में कोई करंट भी गैल्वेनोमीटर से पास आउट होके नहीं जा सकती। क्लियर हो गई व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे से बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन है, आप इस बैलेंसिंग कंडीशन को प्रूव कीजिए, है ना। हमें ये सिचुएशन दिखानी है कि ये कैसे आती है। तो इस चीज़ को हम लोग किरचॉफ लॉ का यूज़ करके प्रूव कर सकते हैं बड़े आराम से। मैं किरचॉफ लॉ से कराता हूँ पहले, तो उसके बाद बिना किरचॉफ लॉ के भी एक मेथड करा दूंगा जहाँ पे किरचॉफ लॉ की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती, बिना उसके भी काम कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले किरचॉफ लॉ जो हेडिंग डली हुई है ना, वही वाला बेसिक मेथड मैं उसी के अकॉर्डिंग कराता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार लिखा हुआ आ जाता है कि किरचॉफ लॉ से ही करना है उस चीज़ को। तो ठीक है, डायग्राम बनाने की कोशिश कर लेते हैं कि भाई डायग्राम क्रिएट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना प्रूव कर लेंगे। ये 2 पॉइंट मेरे यहाँ पे हो गए, 2 पॉइंट यहाँ पे हो गए, एक अच्छा सा डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना किस तरह से बनाना, बहुत ईजी सी है, प्रूफ में कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल बच्चों वाला प्रूफ है। ये हमारे पास पॉइंट के नाम लिख लेना, कुछ भी नाम लिख सकते हो, ए बी सी और डी। सी डी वाली ब्रांच में क्या जोड़ दोगे, गैल्वेनोमीटर जोड़ दोगे आप, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर आ गया हमारे पास। ए बी वाली ब्रांच में क्या जोड़ दो, ए बी वाली ब्रांच में बैटरी जोड़ सकते हो। एक बात बच्चों और ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आएगा आगे, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए बी वाली ब्रांच में हमेशा बैटरी ही जोड़ी जाए और सी डी वाली ब्रांच में गैल्वेनोमीटर ही जोड़ा जाए। आप उल्टा भी कर सकते हो, आप यहाँ पे बैटरी लगा दीजिए, आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन होगी जैसे पहले थी। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को चेंज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर, देयर विल बी नो इफेक्ट इन द सर्किट, सेम टू सेम सिचुएशन रहेगी भाई, क्योंकि आपके पास इस तरह का एक शेप है, इसमें 2 पॉइंट के बीच में बैटरी कनेक्ट होनी है, 2 पॉइंट के बीच में आपका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होना है, तो कैसे भी कनेक्ट कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान रखिएगा। चलो थोड़ी सी बात अब आगे की तरफ करते हैं। हम लोगों ने ऐसा सर्किट बना लिया, अच्छा रेजिस्टेंस के नाम लिख लेते हैं। सर इसका नाम सपोज P है, इसका नाम हमेशा सपोज Q है, नाम कुछ भी रख लो जो आपका मन करे, ये R है, ये S है। अच्छा करंट डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं क्योंकि उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, ये प्लस माइनस अगर हो गया तो सर करंट ऐसे आई I एम्पियर की, इस जंक्शन पे आके 2 पार्ट में टूट जाएगी। यहाँ पे सपोज करंट गई I1, यहाँ पे करंट गई I2। अब बैलेंसिंग कंडीशन में हमें पता है यहाँ तो कोई करंट जाएगी नहीं, तो इस I1 वाली करंट को आप आगे पास आउट करा दोगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो I1 वाली करंट यहाँ पे पास आउट हो जाएगी, ऐसी I2 वाली करंट यहाँ पे पास आउट हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर तो कोई करंट जाएगी ही नहीं। तो यहाँ पे तो लिख दो कि IG यानी करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0, यानी गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगी बैलेंसिंग कंडीशन में, तभी तो प्रूव करोगे ना। अच्छा अब प्लस माइनस लिख लो रजिस्टर के ऊपर, आपको अच्छे से पता है प्लस माइनस, करंट के अलॉन्ग प्लस माइनस लिखते हैं क्योंकि हमें KVL चलाना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे प्लस माइनस हम लोगों ने लिख लिया, ये हमारा काम हो गया।
अब आपको क्या करना है, जस्ट अप्लाई द KVL एंड सॉल्व इट, इट वुड बी वेरी वेरी इजी नाउ इन लूप। अब लूप यूज़ करना पड़ेगा, लूप ढूंढता हूँ। तो पहला लूप कौन सा यूज़ करूँगा, ACDA, है ना, इजी सा लूप बन रहा है। इन लूप ACDA, ये लूप हम लोगों ने लिया बाय KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ अप्लाई करते हैं। तो ठीक है भाई, ACDA, A से C की तरफ चले तो माइनस का I1 इंटू पी, भाई P रजिस्टर की वैल्यू है ना, तो माइनस का I1 इंटू पी। ठीक है सर, उसी के अकॉर्डिंग्स में माइनस का I1 इंटू पी। आगे चले, नीचे उतरे, यहाँ तो कुछ नहीं है, करंट जीरो है। भाई गैल्वेनोमीटर का जो भी रेजिस्टेंस रहा होगा उस रेजिस्टेंस की जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो गायब हो जाएगा ये पोर्शन। तो नीचे उतर के आए, यहाँ पे आए, बाद में कौन सा पड़ रहा है, प्लस का I2 इंटू आर, प्लस का I2 इंटू आर, कहानी खत्म हो गई, इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से I2 इंटू आर इज इक्वल टू I1 इंटू पी। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास P अपॉन आर अगर निकालूँ, या चलो P अपॉन आर ही निकाल लो, P अपॉन आर अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, I2 अपॉन I1 आ जाएगा। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। बात समझ में आ रही है, बहुत ईजिली मैंने P अपॉन आर की इक्वेशन बना दी, I2 अपॉन I1 इस वाले लूप में लगाया मैंने। दूसरा लूप मैं ये वाला यूज़ कर लूँगा, CBDC। ठीक है, तो सिमिलरली दोबारा से वाला लूप यूज़ कर लेते हैं। तो सिमिलरली इन लूप, कौन से लूप की बात करेंगे, CBDC। तो इस लूप में बात करेंगे तो इस लूप में KVL लगाने की कोशिश करते हैं। तो सर यहाँ पे KVL लगाओगे, C से B की तरफ चले तो माइनस का Q इंटू I1, है ना, तो माइनस का I1 इंटू Q लिख लो चाहे तो। आगे चले, ऐसे उतर के आए, प्लस, बाद में प्लस पड़ रहा है, प्लस I2 इंटू एस, प्लस का I2 इंटू एस। आगे चले, गैल्वेनोमीटर में तो करंट जीरो है तो कहानी खत्म हो गई, इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से अगर इसे सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ से आप निकाल सकते हो इस रेशो को। मैं अगले पेज पे निकाल के दिखा देता हूँ कि सर हमारे पास I2S इज इक्वल्स टू I1Q बचा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे Q अपॉन S का अगर रेशो निकालें तो सर Q अपॉन S क्या आएगा, I2 बाय I1 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन बची। तो I2 अपॉन I1 यहाँ निकाल लिया, I2 अपॉन I1 यहाँ पे निकाल लिया। इक्वेशन 1 और 2 से P अपॉन R को किसके इक्वल रख दूंगा, Q अपॉन S के इक्वल रख दूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 से अगर बात करें तो हमारे पास P अपॉन R किसके इक्वल हो गया, Q अपॉन S के इक्वल हो गया। चाहे तो आप ऐसे ही छोड़ दो, बैलेंसिंग कंडीशन प्रूव हो गई। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है और, तो Q को उठा के इधर ले आओ और R को इधर ले जाओ, एक्सचेंज कर दो इन्हें। तो P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S, ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। तो ये दोनों चीज़ें हमारी प्रूव हो गई। अब दिखा देता हूँ तुम्हें कि हाँ एग्जैक्टली यही प्रूव करना था कि हम लोगों को। तो देखो P अपॉन R आया है, Q अपॉन S आया है। देखो जरा, P अपॉन R Q अपॉन S, अगर ऐसे चलेंगे कॉलम वाइज तो P अपॉन R Q अपॉन S के इक्वल होना चाहिए। हाँ, P अपॉन R Q अपॉन S के इक्वल आ रहा है। इसके अलावा ऐसे चलें रो वाइज तो P अपॉन Q R अपॉन S, ध्यान रखना, P अपॉन Q R अपॉन S, ऐसा अपॉन R नहीं कर सकते, उल्टा मत करना। तो P अपॉन Q R अपॉन S, हाँ P अपॉन Q R अपॉन S। देखो कितना आसान सा है, बहुत आई थिंक वेरी वेरी इजी। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन किरचॉफ लॉ से प्रूव करना बहुत आसान हो गया। बड़ा इजी सा डायग्राम बना, 2 बार छोटे छोटे से KVL लगाए और एकदम से आपका आंसर आ गया यहाँ पे। क्या एक और मेथड हो सकता है बैलेंसिंग कंडीशन प्रूव करने का? हाँ जी बिल्कुल, एक और मेथड हो सकता है। तो मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। मेथड 2 क्रिएट करके दिखाता हूँ। मेथड 2 मैं कैसे कर सकता हूँ जिससे मैं बैलेंसिंग कंडीशन लेके आऊँगा व्हीटस्टोन ब्रिज की, बिना किरचॉफ को यूज़ करे। ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। तो आने चाहिए, एक से ज़्यादा मेथड हमेशा पता होंगे ना तो फ़ायदे में रहोगे। तो हमारे पास ये सब चीज़ें हो गई। बैटरी वगैरह लगा लेते हैं। इस आर्म में हम लोगों ने बैटरी लगा ली, ठीक है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ठीक है भाई। हमारे पास A B C D पॉइंट हो गए। रजिस्टर के नाम रख लो P Q R S, ठीक है बच्चों। प्लस माइनस रखोगे, करंट के अकॉर्डिंग करंट चलानी पड़ेगी। I करंट आई तो यहाँ पे जाके 2 पार्ट में टूट गई। यहाँ पे सपोज करंट गई I1, यहाँ पे करंट गई I2। ये करंट I1 आगे चली जाएगी कि गैल्वेनोमीटर के अंदर से तो कितनी करंट है, IG 0 है। गैल्वेनोमीटर में तो 0 करंट होगी ना बैलेंसिंग कंडीशन में, बैलेंसिंग कंडीशन प्रूव कर रहे हो, ठीक है। तो प्लस माइनस लगा दीजिए इसके अकॉर्डिंग। जब प्लस माइनस लगाओगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस। हायर से लोअर पोटेंशियल पे प्लस माइनस होता है, आप बताया था। प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस लगा दिया। अब मैं क्या करूँ,
अब देखो किरचॉफ लॉ तो लगाना नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप ये बोल रहे हो कि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं जाती है बैलेंसिंग कंडीशन में, तो इसका मतलब पॉइंट सी का पोटेंशियल पॉइंट डी के बराबर होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा। क्या लिखूँगा? सिंस इन बैलेंस कंडीशन, सिंस इन बैलेंस कंडीशन आई जी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली करंट ज़ीरो है, देयरफॉर सी का पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? डी के पोटेंशियल के इक्वल होगा। ये बात आप गारंटी के साथ बोल सकते हो। तो सी का पोटेंशियल डी के पोटेंशियल के बराबर होगा। अब आपको क्या करना है? बहुत सिंपल है। ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों पोटेंशियल बराबर होंगे, तभी इसमें से कोई करंट नहीं जा रही है। एक बार ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल माइनस कर दो इसमें से, और अगली बार बी वाले का माइनस कर देना, बस खत्म हो जाएगा। जब ए वाले का माइनस करोगे तो इधर का सर्किट कवर हो जाएगा, जब बी वाले का पोटेंशियल माइनस करोगे तो इधर का सर्किट कवर हो जाएगा। देखो कैसे कर रहा हूँ आगे। मैंने ये बात तो समझ में आ गई मुझे कि हाँ ऐसा होता है। मैंने क्या करा? वी सी माइनस वी ए यहाँ पे कर दिया और माइनस वी ए यहाँ पे कर दिया। मैथमेटिकली कोई गड़बड़ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। मैंने वी ए दोनों साइड से माइनस कर दिया, पॉइंट ए का पोटेंशियल माइनस कर दिया। अब वी सी माइनस वी ए का क्या मतलब है? मतलब ए वाली ब्रांच की बात कर रहे हैं, वी सी माइनस वी ए हायर टू लोअर पोटेंशियल, यानी वी सी से चलना है, सी से चलना है, ए पे ख़त्म होना है। तो वी सी माइनस वी ए के बीच में अगर मैं देखूंगा तो वी सी माइनस वी ए ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पे, ऐसे चल के आऊँगा। तो क्या लिखूंगा मैं इस जगह पे? वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो वी इज इक्वल टू आई आर। कौन सा आई आर? सी से ए पे आना पड़ेगा। देखो ना, वी सी माइनस वी ए का मतलब सी हायर पोटेंशियल पे है, ए लोअर पे है, तो आपको सी से ए पे चलना पड़ेगा। तो सी से ए पे चलोगे तो प्लस मिलेगा बाद में। तो क्या लिखोगे? वी इज इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग प्लस का आई ये है इंटू आर। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह पे ये लिखा। प्लस का क्यों लिखा भाई साहब? प्लस का इस वजह से लिखा है क्योंकि मैं वी सी माइनस वी की बात कर रहा हूँ, तो ये हायर पे है, ये लोअर पे है, मुझे ऐसे चलना पड़ेगा, तो प्लस लिया जाएगा। ठीक है, इक्वल टू वी डी माइनस वी ए, इसमें भी ऐसे चलूँगा, प्लस लिया जाएगा, तो आई टू इंटू आर। तो वी इज इक्वल टू आई आर यूज़ कर रहा हूँ। इंटरनली ये एक तरह से है आपका किरचॉफ लॉ ही, एक तरह से अगर देखा जाए। बस वही है कि यहाँ पे कोई लूप वाली बात नहीं है। मैं तो इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ डायरेक्टली। यहाँ से भी यही कर लीजिए। आ गया सेम कंडीशन कि क्या निकाल लोगे? पी अपॉन आर निकाल लोगे बच्चों, तो क्या आएगा? आई टू अपॉन आई वन आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह से फिर से इसे नोट करो। नाउ अगेन हम क्या करेंगे? सिंस हमें पता है अच्छे से सी पॉइंट का पोटेंशियल डी के बराबर है, सो मैं क्या कर सकता हूँ? अब की बार बी वाले पॉइंट का पोटेंशियल दोनों साइड से माइनस कर दूंगा। तो बी यहाँ से माइनस करा और बी यहाँ से माइनस करा। ठीक है, बी वाले का पोटेंशियल माइनस कर दिया, मैथमेटिकली कोई गलती नहीं है। अब वी सी में से वी भी माइनस करा है, तो यहाँ से यहाँ पे चलाऊँ तो इधर की तरफ यूँ चल के जाऊँगा। माइनस का आई वन इंटू क्यू, माइनस का आई वन इंटू क्यू इज इक्वल टू, अब वी डी से वी बी पे चल के जाऊँगा यहाँ से यहाँ पे, तो फिर भी माइनस पड़ेगा। आई टू इंटू एस, माइनस का आई टू इंटू एस, माइनस माइनस कट गए। यहाँ से आई वन आई टू का रेशो निकाल लो, तो यहाँ से अगर तुम रेशो निकालोगे आई टू अपॉन आई वन, तो इज इक्वल टू में तुम्हारे पास क्या बचेगा कि सर आई टू के नीचे अगर आई वन ले आऊँ तो क्यू अपॉन एस आएगा। तो क्या आएगा? क्यू अपॉन एस आएगा। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को अगर यूज़ करें, यहाँ भी आई टू अपॉन आई वन है, वहाँ भी आई टू अपॉन आई वन है, तो पी अपॉन आर क्यू अपॉन एस के इक्वल आ गया। क्या आ गया? पी अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है बच्चों, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की रिक्वायर्ड कंडीशन जो है हम लोगों ने एक और तरीके से प्रूव कर दी आज। तो बात समझ में आ रही है अच्छा से? दो तरीके अब तुम्हें समझ में आ गए इस चीज़ को हैंडल करने के। तो आई होप मेरी बात इतनी समझ में आई होगी तुम लोगों को। सारी चीज़ें आराम से समझते हुए, पढ़ते हुए, देखते जाइए, आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी। बात थोड़ा सा अब आगे चलते। व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत पढ़ लिया, एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में कितनी अच्छी बात है, सेम टू सेम यहाँ पे सेटअप है। मतलब हमारे पास चार चीज़ें यहाँ पे हैं, चार चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर इस आर्म में है और बैटरी इस आर्म में है। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे बैटरी इस आर्म में है और गैल्वेनोमीटर इस आर्म में है। तो ऐसे दे रखा है, क्या बोला है? द गैल्वेनोमीटर इन ईच ऑफ द टू गिवन सर्किट्स डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। कि भाई साहब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, यानी दोनों ही बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसका मतलब देन फाइंड द रेशो ऑफ R1 एंड R2। तो आपको R1 R2 का रेशो निकालना है। मतलब ये ब्रिज भी बैलेंस्ड है, ये ब्रिज भी बैलेंस्ड है। तो अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड है, सिंस ब्रिज इज बैलेंस्ड,
ब्रिज इज बैलेंस्ड। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं है, उसने बोला है। अगर ऐसा है, मजे आ गए फिर तो। 4/6 इज इक्वल टू R1/9, 4/6 इज इक्वल टू R1/9, बैलेंस कंडीशन लगा दो। 4/6 R1/9, ऐसे नहीं करना, ऐसे ही कर लो। 4/R1 6/9, तो एक ही बात है। तो 4/6 R1/9 करा, 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। 2 से ये ऊपर वाला भी कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 3 2 जा 6, R1 आएगा 6 ओम, R1 आया 6 ओम, बहुत बढ़िया। अब की बार ये सेटअप मेरे पास आ गया। सर अब की बार इसमें क्या करूँ? कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्या बताया था, लॉजिक क्या बताया था, गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन इंटरचेंज करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर्किट के ऊपर। अभी भी बैलेंस कंडीशन है, उसने बोला है कोई डिफ्लेक्शन नहीं है गैल्वेनोमीटर में, तो ये भी बैलेंस्ड है। तो क्या लिखेंगे फिर से, सिंस ब्रिज इज बैलेंस्ड, लिख लेना ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, 6/R2 लिख देना ज़रूर कि सिंस द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड दैट्स वाई ऐसा कर रहे हैं। 6/R2 इज इक्वल टू 12/8, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो R2 हमारे पास क्या आ गया है? अब R2 बड़ा आसान है, 2 से काटोगे तो ये 2 से 4 टाइम्स कट जाएगा, तो R2 विल बी इक्वल टू 4 ओम, तो R2 मेरे पास 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब R2 4 ओम आ गया, R1 6 ओम आ गया। आपसे रेशो पूछा था कि सर R1/R2 निकालो, तो R1/R2 इज इक्वल टू 6/4, तो R1 रेशो R2 इज इक्वल टू 3:2, ठीक है ना। कितने आसानी से आंसर आया। तो हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उससे घबराना नहीं कि ओ ये क्या दे दिया, बैटरी बीच में लगा दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम टू सेम व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन मेंटेन होगी। बस ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे जैसे 6/R2 लिया है, पहले ऊपर वाला फिर बाद में नीचे वाला, यहाँ उल्टा कर दिया 8/12 कर रहे हो, तो वो तो फिर गलती हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो अगर पहले ऊपर वाला रखा है फिर नीचे वाला रखा है, तो यहाँ पर भी पहले ऊपर वाला रखना है फिर नीचे वाला रखना है, ठीक। तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की बातें समझ में आनी शुरू हो गई। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जितना जानना ज़रूरी था, जो कॉन्सेप्ट था, व्हीटस्टोन ब्रिज नाम का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, याद रखिएगा। वो एक सर्किट एनालिसिस है, मतलब कॉपी पेन पे बनाया जा सकता है, बस कॉपी पेन पे बना सकते हैं, कॉपी पेन पे ही उसके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। मार्केट में व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं मिलेगा तुम्हें। मार्केट में क्या मिलेगा? मार्केट में मीटर ब्रिज मिलेगा। ये मीटर ब्रिज काम किस पे करेगा? जो कॉपी पेन पे तुम्हें वो व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी समझाई गई थी, उस कहानी पे काम करेगा। क्या बात क्लियर हो रही है? तो उस स्टोरी पे, उस कॉन्सेप्ट पे जो आपको पेपर पेन पे आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में समझाया गया है, उसके ऊपर ये काम करेगा और ये मार्केट में मिलेगा। मीटर ब्रिज मार्केट में अवेलेबल होगा, फिजिकली देख सकते हो, टच कर सकते हो, हम कि मीटर ब्रिज होता है, ठीक है। बात समझते हैं क्या काम आता है। सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन, बिल्कुल इसी वे में लिख के आना होता है, एग्जामिनेशन में भी ध्यान रखना। एक्सप्लेन करने को पूछे तो पहले इंट्रो दिया करो उसका, फिर वर्किंग प्रिंसिपल लिखा करो, फिर उसका कंस्ट्रक्शन या उसकी जो डायग्राम है वो बनाया करो, उसके बाद जो उसने फॉर्मूला डेराइव करने को पूछा है वो। तो मीटर ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है वो जो लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने में। कि किसी ने मुझे एक तार पकड़ा दिया कि सर लो ये एक वायर है, इसका नाम है AB, मुझे नहीं पता इसका रेजिस्टेंस कितना है, ढूंढ के लाओ इसका R कितना है। मुझसे ही किसी ने बोला, एक वायर दे दिया, कॉपर वायर दे दी, इस तरह की कोई भी मेटल वायर हो सकती है, इसका रेजिस्टेंस ढूंढ के लाओ। तो मैं इस वायर का रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए लैब में जाऊंगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट उठाऊंगा? वहाँ पे मीटर ब्रिज इंस्ट्रूमेंट उठाऊंगा और इसके सर्किट पूरा करूंगा और तब जाके कैलकुलेशन करके इस R की वैल्यू को निकाल पाऊंगा। देख के थोड़ी ना पता लगता है किसी वायर में इतने ओम का वायर है, तो प्रैक्टिकली कैसे पता करते हैं? किसी का रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज की हेल्प से पता करते हैं। बात क्लियर हो गई? इसको मीटर ब्रिज क्यों बोला? जैसे उसे व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों बोला था, समझ में आया? व्हीटस्टोन ब्रिज में व्हीटस्टोन नाम तो साइंटिस्ट के नाम से आया, और ब्रिज इस तरह से आया कि दो ऐसे पॉइंट के बीच में जॉइंट है जो सेम पोटेंशियल पे होते हैं बैलेंसिंग कंडीशन पे। तो यहाँ पे मीटर ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस ब्रिज में 1 मीटर की लेंथ का एक वायर लगा हुआ होता है जो कॉन्स्टेंटन या मैग्निन का बना हुआ होता है, और उसकी क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि ये वायर है, ये वायर कहीं से तो मोटा है कहीं से पतला हो गया ना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर होगा। 1 मीटर की लेंथ का एक सिंगल वायर लगा हुआ होता है और वो वायर इन स्पेसिफिक एलॉय का बना हुआ होता है, कॉन्स्टेंटन का और मैग्निन का। ये आपको इसी चैप्टर में पढ़ाए थे कि इन वायर का अल्फा जो है लगभग 0 होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जब टेम्परेचर चेंज होगा, तो उस सिचुएशन में इनके रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इनका R चेंज नहीं होता है। इसलिए इनको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनाने में यूज़ करते हैं। जिन्होंने पढ़ रखा है उनको ये याद आ रहा होगा। तो ये मीटर ब्रिज की बहुत बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए। मीटर ब्रिज को हम स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। बोर्ड में CBSE ने पूछा है एक नंबर में ये क्वेश्चन
कि हम लोग स्लाइड वायर ब्रिज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे वायर के ऊपर एक छोटा सा पेन जैसी जॉकी होती है, उसको स्लाइड करते हैं, खिसकाते हैं, जगह जगह पे टच करा के देखते हैं कि ये वायर है मेरा, मान लिया 1 मीटर का ए बी नाम का, तो इस वायर पे जगह जगह पे टच कराऊंगा, कभी यहाँ पे स्लाइड करूँगा, कभी यहाँ पे टच करूँगा, तो उसको टच करा के देखते हैं जॉक पेन जैसी स्ट्रक्चर को, इसलिए उसको स्लाइड वायर ब्रिज बोलते हैं। दिखा दूंगा अभी वो जॉकी कैसी होती है। पूरा 1 मीटर का बड़ा सा वुडन प्लैंक होता है, काफ़ी बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है मीटर ब्रिज। ऐसा नहीं कि आप बैग में लेके कैरी कर लोगे, इसे कहीं पर भी कि बैग के अंदर रखा आपने कैरी कर लिया कहीं भी ले जाओगे, काफ़ी बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। 1 मीटर का तो उसका वुडन प्लैंक ही होगा, बल्कि थोड़ा सा उससे बड़ा ही होता है। ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया मीटर ब्रिज का कि क्यों यूज़ कर रहे हैं मीटर ब्रिज, क्या ज़रूरत है इसकी यूज़ करने की, और मीटर ब्रिज करता क्या है। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं इससे, और इसके अंदर कॉन्स्टेंट एंड मैग्नीन का 1 मीटर लंबा तार होता है, इसलिए मीटर नाम पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग प्रिंसिपल अब से याद रखिएगा, आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, आप जो भी पढ़ोगे, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किस चीज़ को बेस बना के उसे डिज़ाइन किया गया है। तो मीटर ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। तो मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और उसको एक्सप्लेन भी करना है, ऐसा नहीं यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। अकॉर्डिंग टू विच इफ़ द रेशो ऑफ रेजिस्टेंसेज आर इक्वल, अगर रेजिस्टेंसेज के रेशो दोनों ब्रांचेस में, मतलब दोनों साइड पे इक्वल होंगे, ये तो किया था P/Q इज इक्वल टू R/S, देन नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो उसकी जो मिडल वाली आर्म होगी, गैल्वेनोमीटर आर्म, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है। और ब्रिज कैसा कहा जाता है उस सिचुएशन में, बैलेंस्ड ब्रिज कहा जाता है। तो ये है वर्किंग प्रिंसिपल। मतलब हमें ये तो बताना ही पड़ेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के वर्किंग प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि है क्या, यानी एक्सप्लेन भी करना है कि उसमें होता क्या था, कि जब दो पर्टिकुलर साइड की ब्रांचेस में रेशो रेजिस्टेंसेस का इक्वल हो जाता था, तब कोई करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो नहीं होगी और ब्रिज बैलेंस कहा जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, ये इसका डायग्राम देख लीजिए। देखो इस तरह का होता है, 3D में दिखाया हुआ है। बनाना ये वाला नहीं है, बहुत बेकार है, से बना नहीं पाओगे। प्रैक्टिकली रियलिटी में कैसा होता है, लैब में इतना बड़ा तख्ता होता है, ऐसे वुडन प्लैंक लकड़ी का तख्ता होता है, इतना बड़ा सा। ये आपकी एक बैटरी है, ये आपका स्विच है। लैब में ऐसे स्विच होती हैं, लैब में जो तुम्हें स्विच मिलेगा वो बिल्कुल ऐसा होगा। इसमें से ब्लैक कलर का प्लग निकाल दोगे, हटा दोगे तो स्विच बंद हो जाएगा, यानी सर्किट ऑफ हो जाएगा। इसे लगा दोगे तो काम करने लगेगा सर्किट। देखो बड़ी बड़ी सी कॉपर की मोटी मोटी पत्तियाँ लगी हुई है, नज़र आ रहा होगा कर्सर जहाँ पे चला रहा हूँ। ये मोटी मोटी कॉपर की पत्तियाँ होती हैं, दिखाऊंगा तुम्हें आगे। एक तो ये लगी हुई है पूरी की पूरी सिंगल, एक बीच में ये लगी हुई है मोटी सी पत्ती जिस पे 3 पिन हैं, एक साइड में फिर एक और होती है। इस तरह से 3 मोटी मोटी कॉपर की पत्तियाँ होती हैं, प्लेट्स होती हैं। इनका भी स्पेसिफिक वर्क होता है, देखेंगे कैसे। अच्छा, अब ये 2 जंक्शन यहाँ पे हैं, 2 जंक्शन यहाँ पे हैं। इनमें से एक जंक्शन में तो इन्होंने अननोन रेजिस्टेंस, वो जो तार तुम्हें दिया गया था जिसका अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था, उसको हम लोग इसके बीच में लगा देते हैं। या तो यहाँ लगा लो या इन दोनों के बीच में लगा लो, कोई ज़रूरत नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर तुमने अननोन रजिस्टर को यहाँ लगाया तो इसके बीच में तुम अपना रेजिस्टेंस बॉक्स लगाओगे। ये तो होता है लैब में, ऐसा डब्बा मिलता है इतना बड़ा सा, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। इसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं, उनके बराबर में लिखा होता है 500 ओम, 1000 ओम, 1500 ओम। सपोज़ तुमने 1000 ओम जिस पे लिखा हुआ था वो वाली की निकाल के रख दी इसमें से बाहर, वो प्लग इसमें से निकाल दिया, तो ये डब्बा अब 1000 ओम की तरह काम करने लगा। अगर तुमने 500 ओम की एक और निकाल दी तो 1000 पहले निकाली थी, 500 अब निकाली, 1500 ओम की तरह काम करने लगा। यानी ये तो तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हें पता होगा कि कितना रेजिस्टेंस है इसका। तो आप चाहे इस रेजिस्टेंस बॉक्स को इस साइड पे लगा लो, चाहे इस साइड पे लगा लो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक है बच्चों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। बीच में एक जो तीसरा पॉइंट है, इससे गैल्वेनोमीटर, ये रहा ऐसा गैल्वेनोमीटर होता है, बिल्कुल लैब में ऐसा ही होता है। एक तार इसका गैल्वेनोमीटर के एक पॉइंट से जोड़ेंगे और गैल्वेनोमीटर से एक और जो तार निकलेगा उसको एक पेन पे जोड़ रखा है। देखो ध्यान से, ये पेन जैसा स्ट्रक्चर बीच में आपको नज़र आ रहा होगा, इसको जॉकी बोलते हैं, जिसको इस वायर पे खिसकाएंगे। वायर इस बीच में यहाँ से यहाँ तक इस हिस्से पे लगा हुआ होता है 1 मीटर का तार। एक पॉइंट यहाँ नज़र है, एक पॉइंट यहाँ नज़र आ रहा है, इसके बीच में एक तार लगा हुआ होता है कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का, और उसी के बराबर में 1 मीटर की स्केल लगी हुई होती है। भाई पढ़ोगे कैसे, कितने सेंटीमीटर पे रीडिंग आई है, तो मीटर स्केल भी इसी के ऊपर लगी हुई होती है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इतना कुछ चाहिए होता है लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सारी की सारी जो स्टोरी है इसके बारे में, ये सारी कहानी मैंने लिखी हुई है। इस डायग्राम को देख लेना अच्छे से, इन सबको पढ़ लेना, नोट करनी है कंस्ट्रक्शन डायग्राम की सारी थ्योरी, मतलब नोट डाउन क्या करनी है, एग्जाम में लिख के आनी होती है अगर पूछा जाता है तो। फिलहाल तो तुम्हारे पास नोट्स हैं, नोट्स में तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा ये सारा का सारा। डायग्राम अपनी नोटबुक में कौन सा बनाओगे, जो मैंने बनाया हुआ है, ये वाला डायग्राम, ये बनाओगे आप।
एग्जैक्टली, क्योंकि ईजी है ये बनाना, ये मैंने खुद से बनाया हुआ है, तो आप लोग भी इससे बनाओगे। देखो ये जो आपको चारों तरफ बाउंड्री नज़र आ रही है, ये आपका वुडन प्लैंक है, लकड़ी का वो तख्ता है जिसके ऊपर सब कुछ अरेंज होता है। ग्रीन कलर की 1 मीटर की स्केल चिपकी हुई होती है इसी के ऊपर, ये भी है हमारे पास। ए और बी के बीच में मोटा सा एक वायर नज़र आ रहा है बीच में, ये कॉन्स्टेंटन मैग्नीन का मेरा मेन वायर है जिसे मीटर ब्रिज वायर बोलते हैं, 1 मीटर की लेंथ का होता है। 3 मोटी मोटी सी प्लेट नज़र आ रही है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये कॉपर की थिक प्लेट्स होती हैं। इनके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, पढ़ेंगे बाद में। इन 2 गैप के बीच में मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया जो आपको दिखाया था कैसा होता है, और बाकी 2 गैप के बीच में मैंने वो तार लगा दिया जिसका मुझे रेजिस्टेंस ढूंढना था। बीच में एक और टर्मिनल होता है, यहाँ से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके जॉकी कनेक्ट कर दी। जॉकी वो जो पेन जैसी स्ट्रक्चर होती है उसको जगह जगह पे टच करा के देखते हैं और एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जब गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। भाई सपोज यहाँ पे इस जगह पे हमने टच करा वायर को, जगह जगह पे हिट एंड ट्रायल ही होता है ये, यहाँ पे टच करा और टच करने पे देखा कि गैल्वेनोमीटर की सुई में 0 आ गया बिल्कुल। तो उसका मतलब क्या है कि अब ये मीटर ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में पहुँच चुका, यानी कि R और S का रेशो, यानी R/S। भाई ऊपर की साइड तो ये दोनों लगे हुए हैं, इन दोनों का रेशो किसके बराबर होगा? इससे पहले का जितना तार है ये L लेंथ का, इस तार के रेजिस्टेंस, यानी सपोज कि इसका रेजिस्टेंस RL है, L लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस कितना है? RL है, अपॉन इतना जो बाकी का बचा हुआ तार है 100 - L लेंथ का, उसका रेजिस्टेंस 100 - L वाले का रेजिस्टेंस। तो ये लग गई बैलेंसिंग कंडीशन। थोड़ा सोचो ध्यान से, भाई जब गैल्वेनोमीटर में सुई में आपने डिफ्लेक्शन 0 करा दिया तो ब्रिज बैलेंस हो गया। ब्रिज बैलेंस हो गया तो जो आपकी कंसेक्यूटिव साइड्स होंगी उनका रेशो बराबर होगा, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। यहाँ तार की लेंथ थोड़ी ना लिखोगे, रेशो तो रेजिस्टेंस का बराबर होता है ना, तो एजे वाले वायर का आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो मैंने R ऑफ L मतलब L लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस, और यहाँ से बाकी का कितना लेंथ बचेगा? 100 सेंटीमीटर होता है टोटल, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो 100 - L बचेगा, तो उसका रेजिस्टेंस। या ऐसे मन नहीं कर रहा, ऐसे कर लो, इसका रेजिस्टेंस अपॉन इस वाले वायर का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस, वो तो एक ही बात है ना। तो ये वर्किंग है, ऐसे ही करना होता है, हमें बस वो पॉइंट ढूंढना है। सपोज ये पॉइंट एग्जाम्पल के तौर पे, ये पॉइंट मुझे कितने मिल गया? 30 सेंटीमीटर पे मिल गया। रीडिंग कहाँ से पढ़ूंगा? नीचे से पढ़ लूँगा। 30 सेंटीमीटर पे मिल गया, तो ये 30 सेंटीमीटर का तार, और ये कितना बचा होगा? 70 सेंटीमीटर का वायर बचा होगा। यानी मुझे ये जो मेरी लेंथ मिली है, जिस पॉइंट पे मुझे गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन 0 मिला है, उस पर्टिकुलर लेंथ को, इस एजे वाली लेंथ को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द मीटर ब्रिज। क्या बोलेंगे एल को? बैलेंसिंग लेंथ, क्योंकि इस लेंथ पे हमारे इस मीटर ब्रिज को बैलेंस कर दिया गया है। इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो चुका है। नाउ वी कैन कैलकुलेट R/S। ऐसे कर लो R, भाई ये तो तुम्हें पता होगा ना, तुमने निकाला था कितने ओम का रेजिस्टेंस निकालना था, तो ये तुम्हें पता होगा। R/ ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, इज इक्वल टू S/, ये, यानी ये भी हमें पता होगा, ये भी हमें पता होगा, ये भी हमें पता होगा, और क्या आ जाएगा? S की वैल्यू जो है वो हमारी आ जाएगी। तो डायग्राम यही बनाना है, और बहुत बढ़िया प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बड़ी जल्दी तुमसे ड्रॉ कर पाओ, कुछ छूटे ना तुमसे। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट, अक्सर मैं कह रहा हूँ मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर से ज़रूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है। ये अकेला चैप्टर 7 से 8 नंबर का आता है। सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 70 मार्क्स के पेपर में से अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 मार्क्स का ये अकेला चैप्टर आएगा। तो उसमें से पता नहीं आपसे क्या क्या चीज़ें पूछ ली जाए, तो उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। थोड़ी सी आगे बात करें, जॉकी को वायर पे स्लाइड करते हैं, और जॉकी एक तरह की पेन जैसी रॉड होती है जिसकी चाकू नीव जैसी एज होती है, जैसे पेन होता है, मतलब बिल्कुल उस तरह का होता है जॉकी। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अब देखो ये जो ये सेटअप था कॉम्प्लेक्स सा, इसको छोटा करके ऐसे कर लिया, व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्मेट पे बना लिया। भाई R भी था, S भी था, जो हमारी L वाली लेंथ थी उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस भी था, और जो 100 - L वाली लेंथ है उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस भी है, ऐसे 100 - L। तो R/S इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग लेंथ L अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग लेंथ ये। तो क्या करेंगे? R के अपॉन में, भाई ऐसे कर लेंगे ना, ये वाला रेशो इसके बराबर है, जैसे चाहो वैसे कर लो, बहुत बार बता चुका। R अपॉन किसका रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ऑफ वायर लेंथ L, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? S अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर व्हाट? 100 - L। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल यही करने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। बस S तो ढूंढना ही है सर, R हमें पता होगा डायरेक्ट। अब ये कहाँ से लेके आओगे? ये दोनों के दोनों, अब इसको लेके आएंगे R इज इक्वल टू ρL अपॉन A से,
भाई साहब आपके पास मीटर ब्रिज था, आप मार्केट से खरीद के लेके आए थे, तो आपको उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी पता होगा, आपको उसकी रेजिस्टिविटी भी पता होगी, लिखी हुई होती है कि मैन्युफैक्चरर ने जो वायर यूज़ किया उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। तो मैं आर को रो एल अपॉन ए के फॉर्मूले से तोड़ दूंगा। यहाँ पे देख लो ये कैलकुलेशन है, दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन ज़रूर करवाता है, अगर आपसे व्हीटस्टोन ब्रिज पूछा जाएगा तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है सारा का सारा, जो यहाँ से शुरू हुआ है। ये थ्योरी है, ये डायग्राम है और ये मैथमेटिकल डेटा है। तो बैलेंस कंडीशन के अकॉर्डिंग आर अपॉन रेजिस्टेंस अक्रॉस ए जे, देख लेना, एस अपॉन रेजिस्टेंस अक्रॉस जे बी, दिखा देता हूँ दोबारा से ले जाके, आर अपॉन इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस ए जे के अक्रॉस रेजिस्टेंस, एस अपॉन जे बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस। ये तो होगा ना जब गैलोमीटर में जीरो कर दिया तुमने, ठीक है। तो ये हो गया आर अपॉन ए जे के अक्रॉस रेजिस्टेंस, रो एल अपॉन ए, यहाँ पे रो एल अपॉन ए, आर और एस तो ऐसे कैसे चलते रहे, इन दोनों की वैल्यू मैंने खोल दी, ठीक है। L1 की जगह आप सिर्फ L लिख लीजिए, क्या लिख लेना, सिर्फ L लिख लेना है, नहीं तो L1 रहने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, आप L बोल लो, 100 माइनस L बोल लो। इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने L1 बोल दिया, 100 माइनस L1 बोल दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो L1 को L1 ही रहने दिया इन्होंने, L2 को क्या लिखा, 100 माइनस L1। भाई बाकी का अगर हमारे पास ये तार है 100 सेंटीमीटर का, अगर AJ वाली लेंथ L हो गई, L1 हो गई, तो ये भाई साहब बाकी की कितनी बचेगी, 100 माइनस L1 ही तो बचेगी, आगे तक की, B तक की, ठीक है। तो ये L2 की जगह इन्होंने ये लिख दिया, रोए रोहे कट गए, इतना सा फॉर्मूला बचा। अब इस फॉर्मूले से S क्या निकल के आएगा, इस वाले से अननोन रेजिस्टेंस, तो भाई साहब S आएगा, S इज इक्वल टू 100 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू में R। ये आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसे मान लो अल्टीमेट फॉर्मूला है जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो ये डेराइव करना आना चाहिए, मैं अगेन बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में काफ़ी बार डेरिवेशन पूछा हुआ है कि कैसे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, उसका फॉर्मूला बता दो। तो S इज इक्वल टू 100 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू में R। अब थोड़ा सा मैं और इसको ईजी करवाता हूँ, क्योंकि ठीक है कैलकुलेशन कर लेंगे, सब कुछ हो गया, बात जब आएगी न्यूमेरिकल करने की, वहाँ घपला कर देते हैं बच्चे, वहाँ पे उनसे फॉर्मूला लगता ही नहीं है, उल्टा सीधा लगा देंगे फॉर्मूला। तो ठीक है डेरिवेशन क्लियर हो गया, इस फॉर्मूले को कैसे थोड़ा सा परफेक्ट वे में याद रखा जाए। 100 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू R आया है, देखो ज़रा ध्यान से, वापस आओ इस डायग्राम पे, सब कुछ यही है। फार्मूला हमारे पास है जो आया है सॉल्व होके, वो आया है S इज इक्वल टू 100 माइनस L1 या L जो भी लिखो अपॉन L इंटू में R ऊपर माना जाएगा, ये आया है फॉर्मूला। अच्छा जी, यानी मैं क्या करूँगा, जो मेरा यहाँ नॉन रेजिस्टेंस होगा S जो भी है, ये जो भी होगा, कई बार क्या करता है इसके ऊपर एक और लगा देगा पैरेलल में, इसके बराबर में सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगा देगा क्वेश्चन में, तो ये वाला रेजिस्टेंस इक्वल टू है ना, ये S इक्वल टू तो चलेगा, तो ये वाला रेजिस्टेंस इक्वल टू ये अपॉन ये, देख लो ये अपॉन ये इनटू में ये, यानी S इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू में R, क्योंकि डायग्राम ही दिए होते हैं, आपको ऐसे ही ओरिएंट करना है। क्या करोगे, यहाँ पे जो लिखा है इसको इक्वल टू में लेके चलोगे कि ये जो भी है x y z वॉट एवर, तो ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये इंटू में ये, ठीक है। मान लो ऐसे एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पे कुछ भी m लिखा हुआ है, तो m इज इक्वल टू, m रेजिस्टेंस है यहाँ का, दिस m इज इक्वल टू ये अपॉन ये, लेंथ है 100 माइनस L अपॉन L इंटू में ये, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए तुम्हें, S निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो L चाहिए, बैलेंसिंग लेंथ। आपने एक्सपेरिमेंट करा होगा, आपने जिस पॉइंट पे आपके गैलोमीटर की सुई जीरो आई होगी उसको यहाँ पे मीटर स्केल से पढ़ लिया होगा, लाइक 30 सेंटीमीटर आया, तो 30 सेंटीमीटर तुम यहाँ रख दोगे। R क्या है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से कितने ओम निकाला ये भी तो तुम्हें पता होगा, तो ये रख दोगे। आगे नहीं आ गया है, कुछ बुद्धि में आ रहा है, कुछ समझ में आ रही है बात, कैसे चीज़ों को बता रहा हूँ। तो 100 माइनस L अपॉन L इंटू में R, में L और R दो चीज़ें चाहिए और कहानी खत्म। तो ये था मीटर ब्रिज का पूरा स्टोरी जितनी भी आपको बताई है। तो ये फॉर्मूला है जो यहाँ लिखा हुआ है, सारे नोट्स हैं प्रॉपर्ली अवेलेबल, जहाँ पे एक दो एरर हैं करेक्शन कर रहे हैं वो कर लेना, मैंने कर दिया। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ और लिखा होगा तो मैंने यहाँ पे AJ और JB लिखा हुआ है, अपने नोट्स में इसको देख लेना, डायग्राम ज़रूर बनाओगे। ठीक है भाई, अब इतना सारा हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे जो हमारे मीटर ब्रिज के ऊपर पूछे गए हैं। कौन से क्वेश्चन है वे, वाई शुड वी गेट द नल पॉइंट इन द मिडल ऑफ मीटर ब्रिज वायर। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो नल पॉइंट है वो मीटर ब्रिज वायर के मिड में मिले, यानी कि जो मीटर ब्रिज, फिर से जाना पड़ेगा मुझे पीछे तुम्हें, इस मीटर ब्रिज वायर के बीच के पोर्शन में, लगभग इधर के हिस्से में ही, आसपास में यहीं पे मिलता है। 40 से 50-55 सेंटीमीटर, मतलब 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में ही आपको अक्सर बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाएगा हमेशा।
तो कोई ऐसे बेवकूफ़ी नहीं करता कि यहाँ से स्लाइड करा के ला रहा है, यहाँ का भी बैलेंस पॉइंट मिलेगा ही नहीं, तो अक्सर बीच से ही कहीं से स्टार्ट करेगा अंदाजे से और लगभग यहीं कहीं पे मिल जाएगा तुम्हें बैलेंसिंग पॉइंट। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इस वजह से है कि आपका जो ये मीटर ब्रिज होता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज़्यादा सेंसिटिव तब होता है जब उसके चारों ब्रांचेस का रेजिस्टेंस बराबर हो। जैसे ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि सर ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो जब यहाँ पे चारों बराबर होंगे P Q R S, जब चारों रजिस्टर बराबर होंगे यानी सारे 2-2 ओम के हैं, एक बना के दिखा देता हूँ, उसी जगह पे बना के दिखा देता हूँ ना, यहाँ पे मतलब ऐसे मैंने एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया, ये 2-2 ओम के रजिस्टर बनाए सारे के सारे, बीच में गैल्वेनोमीटर तो होगा ही होगा, यहाँ पे बैटरी लगा रखी होगी आप लोगों ने। अब देखो चारों के चारों रेशियो बराबर हैं, रेशो तो 1:1 आना ही आना है, तो इस सिचुएशन में ये सबसे सेंसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाएगा। द व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी मोस्ट सेंसिटिव व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द 4 ब्रांचेस आर इक्वल टू ईच अदर। सब सेंसिटिव होने का मतलब क्या है किसी इंस्ट्रूमेंट के, कि अब अगर इस वैल्यू को, किसी भी एक वैल्यू को 2 ओम को अगर मैं 2.1 ओम भी करता हूँ ना, हल्का सा भी चेंज करता हूँ, तो एकदम से इस गैल्वेनोमीटर की सुई 0 से हटके कहीं और पे आ जाएगी, यानी एकदम से डिटेक्ट कर लेगा कि कहाँ कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को मोस्ट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से बच्चों ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ भाई, ये फिर आपको दिक्कत करेगा। ध्यान रख लेना कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में चारों के चारों रेजिस्टर बराबर होते हैं तो ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। द मीटर ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन द 4 रेजिस्टेंसेज फॉर्मिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज आर इक्वल। तो जो आप मीटर ब्रिज को बोल लो मोस्ट सेंसिटिव, व्हीटस्टोन ब्रिज को बोल लो, भाई मीटर ब्रिज काम तो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही करता है, तो ये मोस्ट सेंसिटिव तब होता है जब चारों के चारों रेजिस्टेंस जो हो आपस में कैसे हों, इक्वल होते हैं। और वो चारों इक्वल कब होंगे, जब आपको बैलेंस पॉइंट अपने इस ए बी वायर में लगभग बीचों बीच मिलेगा। तो अगर बीचों बीच मिलेगा तो अगर ये 10 ओम का वायर हिस्सा होगा तो ये भी 10 ओम का होगा, और वो ऊपर वाला आर भी 10 ओम हो जाएगा, और फिर बाय डिफ़ॉल्ट एस भी क्या आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए अक्सर मीटर ब्रिज वायर के बीच में कहीं को मिल जाता है हम लोगों को हमारा बैलेंस पॉइंट। तो ये सेंसिटिविटी से रिलेटेड है कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसमें चारों आर्म के रेजिस्टेंस बराबर हो जाएं तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज या आपका मीटर ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव होगा। यानी अब वहाँ पे अगर रेजिस्टेंस में थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो इंस्टेंटली वो उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा, गैल्वेनोमीटर की सुई 0 से हिल के कहीं और पहुँच जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन जो बोर्ड ने पूछा है, सब मिल जाएंगे तुम्हें, जो तुम्हारे स्टार्टिंग के 3 पेज के नोट्स दे रखे हैं तुम्हें स्पायरल में, चैप्टर नंबर 3 खोल के देखना, करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये भी दिख जाएंगे तुम्हें वहाँ पे। और शीट भी तुम्हें दे रखी है ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरी की पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी की, वहाँ पे उसमें भी ये वाले क्वेश्चन हैं, देख लेना। वाई द कनेक्शंस बिटवीन द रजिस्टर्स इन अ मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। क्यों ऐसा कर रखा था ना, मुझे पीछे ले जाना पड़ेगा उसके लिए फिर से। देखो ये मोटी मोटी कॉपर की स्ट्रिप लगा रखी हैं, ये क्यों लगाई हैं? डायरेक्टली ऐसी सिंपल तार लगा देते पतले पतले, तो भाई साहब ये कॉपर की स्ट्रिप मोटी मोटी इसलिए लगा रखी होती हैं कि मोटी मोटी कॉपर स्ट्रिप लगाने से क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो हमें अच्छे से पता है R = ρl/A। ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होने से इन कॉपर वायर का इन कॉपर स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस कम रहेगा, और रेजिस्टेंस कम रहेगा तो ये आसानी से करंट को कंडक्ट करा पाएंगी। ठीक है, ताकि अच्छी रीडिंग आएगी हमारे पास। द कनेक्शंस बिटवीन द रजिस्टर्स इन अ मीटर ब्रिज आर मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स बिकॉज ऑफ दियर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब इनमें क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हुआ, इतना ज़्यादा हुआ कि इनका रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया। अब रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया तो ये करंट को प्रॉपरली कैरी करेंगे ना, इसमें से प्रॉपरली करंट कैरी होगी, कोई खास वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। ये तो एक्स्ट्रा एनर्जी बैटरी की नहीं, कॉपर प्लेट के अंदर खर्च हो जाती है, और पतली पतली प्लेट ले लेते तो। ठीक, तो इस बात को अच्छे से समझ लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के फेवरेट हैं, जो रिपीट होते हैं इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से। एक और क्वेश्चन ये आपको पता है ऑलरेडी, विच मटेरियल इज यूज फॉर मीटर ब्रिज वायर एंड वाई। सब इंपॉर्टेंट, क्यों, कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? एलॉय यूज़ करते हैं, कॉन्स्टेंटन की या मैग्नीन की। क्यों? क्योंकि उन एलॉय का टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा ऑलमोस्ट 0 होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज करने पे उनके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता। क्योंकि आप सोचो ना, आपने अपना रेजिस्टेंस बॉक्स जो लिया था, वो रेजिस्टेंस बॉक्स में से सपोज तुम निकाल के बैठे थे 1500 ओम, और वो रेजिस्टेंस बॉक्स में
कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का वायर यूज़ नहीं कर रखा तुमने, वो रेजिस्टेंस बॉक्स कॉपर का बनवा लिया तुमने, तो जैसे 1500 ओम तुमने इसमें से निकाला, करंट फ्लो होगी उसके अंदर, टेम्परेचर चेंज होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस 1600 ओम हो गया। आपने कैलकुलेशन तो कर दी 1500, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं लगेगा ना कितना रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट हुआ है, तुमने तो कैलकुलेशन कर दी 1500 ओम से और रियलिटी में वो बिहेव कर रहा है 1600 ओम का, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हम स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ना, जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ करते हैं, तो उसका खुद का रेजिस्टेंस चेंज ना हो। तो कब पॉसिबल है, जब उनको ऐसे मटेरियल का बनाया जाए जिनके रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क ना पड़ता हो टेम्परेचर के चेंज होने का, यानी जिनका अल्फा 0 होता हो और वो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन होती हैं। आंसर आपके सामने है। Alloys like Constantan and Magnan are used for making meter bridge wire due to their high resistivity and low temperature coefficient of resistance, यानी अल्फ़ा की बात कर रहे हैं, वो बहुत कम होता है, इस वजह से इनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं सब्सटेंस का। तो ठीक है बच्चों, तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आज जाके हमारा ये मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी मैंने आपको बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करी है। नोट्स में जितना कंटेंट है उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एक्स्ट्रा जितना मटेरियल यहाँ पे पढ़ाया है उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। पूरी स्टोरी खत्म हो गई मीटर ब्रिज की। अब मुझे बस नेक्स्ट क्लास एक क्लास लूँगा और उसमें मीटर ब्रिज के ऊपर कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें कराऊंगा। एक क्लास में शायद हो जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो एक क्लास और यूज़ कर लेंगे, नहीं तो एक क्लास में मोस्ट प्रोबेबली मीटर ब्रिज के क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी नहीं पूछी जाती मीटर ब्रिज से। तो मीटर ब्रिज के डेरिवेशन वगैरह सब करा दिए, नेक्स्ट क्लास में मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।